मिटते नहीं इस कुल्ज़म खामोश के असरार, जब तक तो इसे ज़रबे कलीमी से न चीरे। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम RFI स्पेशल के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। नाज़रीन, 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम, जिसमें सिर्फ एक आबदोज और चंद बहरी जहाज़ों ने भारतीय तंसीबात को तहस नहस करके रख दिया और ऐसी हैबत बिठाई कि दुश्मन अपने बिलों में दुबक कर रह गया। बहरी फौज की हिम्मत और शुजात को कमोडोर रिटायर्ड सैयद उबैदुल्ला ने कराची में राब्ता फोरम इंटरनेशनल के सेमिनार में कुछ इस अंदाज से पेश किया। उससे पहले कि मैं शुरू करूं कि कैसा किरदार रहा, कैसी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान में नेवी की 1965 में, एक ऑब्वियस सी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज का दिन यानी 6 सितंबर का दिन तशदीद वफ़ा का दिन है और आज का दिन अपने शहीदों को और अपने गाजियों को सलाम करने का दिन है। उसके साथ साथ आज का दिन हमसे और हमारे जवानों से ये उम्मीद भी रखता है कि आइंदा कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो उसी बहादुरी से, उसी जज्बे से और अल्लाह पे पूरे यकीन के साथ इंशाअल्लाह लड़ेंगे। क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या गुलकार, क्या मौसीकार, क्या अदाकार और गाने वाले और वालियाँ और मलका तरन्नुम नूर जहाँ के गाने उन्होंने ऐसे गाए, ऐसे मोती परोए उन चीज़ों में कि सदा बहार हो गए। तो ये कौम का जज्बा था कि जो फ़ौज के साथ मिल के एक ऐसी बड़ी ताकत बना। और ये हमेशा ऐसे ही होता है कि जब फ़ौज और अवाम मिल के एक चीज़ के पीछे जाते हैं तो वो कोई भी जंग हो और वो कहीं भी जंग हो, उसका नतीजा फ़तह की सूरत में ही निकलता है, जो यहाँ हमारी 65 वॉर में निकला। तो ये बड़ी उम्दा बात थी। इससे आगे अगर चलें तो मैं ये बात कहूँगा कि अपनी तारीफ़ तो हम करेंगे ना, नेवी में हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में है कि भाई हमने बड़ा अच्छा काम किया, वाह वाह। काम तो वो है जो दूसरे तारीफ़ करें और दूसरों में भी जो है वो दुश्मन करे। सर ने बहुत सारी एग्ज़ाम्पल दी, एक मैं भी एग्ज़ाम्पल पेश कर देता हूँ। एडमिरल खोली, ये उस वक्त नहीं थे 1965 की वॉर में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया, बाद में ये थे और उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था दे डेयर। और उस किताब में जो कुछ अंग्रेज़ी लिखी वो मेरे पास टेलीफोन पे है, मैं आपको उर्दू तर्जुमा बताता हूँ, बल्कि उसका मफ़हूम बताता हूँ। उसने लिखा कि द्वारका ऑपरेशन जो पाकिस्तान नेवी ने 320 किलोमीटर अपने घर से निकल के और हमारे घर तक पहुँच कर किया, और सिर्फ 5 किलोमीटर दूर से हमारे द्वारका पे जो उन्होंने बमबारी की और जो कुछ तबाह बर्बाद किया, उसका डायरेक्ट असर जो है वो इंडियन नेवी के अफसरों और जवानों के मोराल पर सिर्फ नहीं हुआ, वो तमाम फ़ौज पे उसका मोराल बुरा हुआ और साथ साथ कौम का मोराल भी नीचे आया। और उसने ख़ास तौर से इसको क्वालिफाई किया एडमिरल कोहली ने, जो इंडियन नेवल चीफ था। किताब में लिखा उसने कि जनाब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ वो हमारे इंडियन नेवी के नेवल ऑफिसर थे जो सीनियर थे, उन पर बुसरा। दे डेयर ये किताब का नाम है, उसमें ये उन्होंने लिखा है। तो यूँ मैं ये बताना चाह रहा था कि तारीफ़ तो वो है जो दूसरे करें, और उन्होंने की। और एक और ब्रिटिश राइटर है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, आई कोट एंड अनकोट, उसने भी जो कहा उसका उर्दू तर्जुमा ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे कामयाब तरीन नेवल ऑपरेशन बम्बार्डमेंट अगेंस्ट इंडिया वॉज ए टेक्स्ट बुक्स एक्सरसाइज, अनकोट। ये थी जनाब, उन लोगों ने कहा यस सर, आई विल कंसंट्रेट ऑन द्वारका ओनली। अब आइए जनाब ज़रा मिलिट्री की तरफ कि वहाँ क्या सूरत हाल थी। सूरत हाल बयान करने से पहले ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सोमनाथ, जिसको आम आदमी समझता है कि ऑपरेशन द्वारका, चूँकि द्वारका तबाह किया था, सोमनाथ भी तबाह किया था ना तारीख़ में हमने, मुसलमानों ने, वहीं था इंडिया में ही। तो ये जो
ऑपरेशन था ऑपरेशन सोमनाथ। इसके 4 हदफ थे, 4 ऑब्जेक्टिव थे, 4 टारगेट थे। कौन से थे वो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये ज़रा अगर आप लोग ज़रा सुने मेरी बात गौर से। पहला था कि भाई जंग तो ज़्यादातर कश्मीर में हो रही है और पंजाब में हो रही है, तो इंडियन एयरफोर्स की सारी कंसंट्रेशन उस इलाके में थी। हमने पाकिस्तान आर्मी के साथ और पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ बैठ के ये प्लान बनाया, जिसके ये 4 ऑब्जेक्टिव बताएं कि ऐसा कोई काम करें कि जिससे जो इंडियन एयरफोर्स का पूरा कंसंट्रेशन नॉर्थ में है हमारे ख़िलाफ़, वो डाइल्यूट हो। पाकिस्तान एयरफोर्स ने फॉर्मल दरख्वास्त की पाकिस्तान नेवी से कि भाई ये दवारका पे जो रेडार स्टेशन लगा हुआ है ये डायरेक्ट करता है जहाज़ को, आते हैं कराची में अटैक करते हैं, तो इसको आप तबाह करें। हमने कहा बिस्मिल्लाह आइए। उसके बाद ये प्लान तरतीब दिया गया कि इंडियन एयरफोर्स की कम करने के लिए यहाँ अटैक करना था। ये एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि इंडियन नेवी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दें, तो बाला कर दें, उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। वो कैसे कर दें? हमने अपनी एक सबमरीन यहाँ से 800 किलोमीटर रवाना की कराची से बॉम्बे तक, और ले जाके बॉम्बे के दरवाजे पे खड़ा कर दिया और आवाज़ मारी, है कोई शेर का बच्चा जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो वो बाहर आए और हमारे साथ 2-2 हाथ कर ले। मकसद ये था कि उनको बाहर निकालें, ल्योर देम आउट फ्रॉम द हार्बर एंड किल देम एंड डिस्ट्रॉय देम देयर। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरा था कि भाई वो फिजिकल, मैं आ रहा हूँ सर, अभी आ रहा हूँ, फिक्र नहीं करें। तो मैं अभी बता रहा हूँ। तो वो तीसरा ऑब्जेक्टिव था जो तबाह करना था रेडार स्टेशन को, जो एक सारा गलत काम कर रहा था। और चौथा और सबसे बड़ा डिक्लेयर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। वो ये था कि जब पाकिस्तान नेवी उनके घर जाके उनको मार के आएगी तो उनकी फ़ौज का मोराल तो नीचे होगा, उनकी पूरी कौम का मोराल नीचे होगा। तो इस वक्त इन ऑब्जेक्टिव के साथ ये प्लान ऑपरेशन सोमनाथ किया गया, और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया वो मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ। ये बात जहन में रख लें कि 1947 में भी और 2024 में भी पाकिस्तान और इंडिया की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी की रेशो है वो हमसे 4 गुना बड़े उस वक्त भी थे, आज भी हैं। अभी भी अगर आप सोचें तो हमारे पास 5 सबमरीन हैं, उनके पास 25 सबमरीन हैं, तो हमसे वो हमेशा 4 गुना बड़े रहें। तो आप कहेंगे भाई ये कौन सी स्ट्रेटजी थी मिलिट्री की, या कौन सी थ्योरी थी जो ये कहती है कि अपने से 4 गुना बड़े के घर जाओ और उनको वहाँ मार के आ जाओ। ये कोई स्ट्रेटजी, कोई थ्योरी काम नहीं करती। ये क्या काम करता है? प्रोफेशन, ट्रेनिंग, और उस सब के ऊपर अल्लाह ताला को मुकम्मल उस पर यकीन और जज्बा, उसके साथ जाके लड़ जाते हैं। वरना आप लोग बता दें भाई कौन सी दुनिया में ऐसी है कि जो 1/4 फौज हो वो जाके 4 गुना को, और वो भी उनके घर जाके मार के आए। कराची से 800 किलोमीटर दूर है। बहरहाल तो हुआ ये कि हमने फिर इस ऑपरेशन के लिए अपनी सबमरीन खड़ी की ले जाके बॉम्बे के बाहर 810 किलोमीटर फ्रॉम कराची आवर बेस, और 310 किलोमीटर पे हमने ये तरतीब दिया कि हमारे पास टोटल 7 जहाज़ थे। पूरा नेवी में जो फ्लीट था वो सिर्फ 7 जहाज़ों पे मुश्तमिल था। और अच्छी बात ये थी कि ये 7 के 7 फुल्ली ऑपरेशनल थे, फुल्ली मोटिवेटेड थे, फुल्ली जज्बे से सरशार थे। ये जनाब यहाँ से निकले और सबमरीन वहाँ बाहर बैठी है। आप ज़रा गौर कीजिए कि 4 गुना बड़ी ताकत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को, एयरक्राफ्ट कैरियर उस वक्त भी एक बला चीज़ होती थी और आज भी उससे बड़ी बला है। जिन कौमों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया के पास था, उन्होंने क्या किया?
उन्होंने एयरक्राफ्ट लेके अपना मर्चेंट शिप के अंदर घुसा के छुपा के वहाँ पार्क कर दिया। इसी तरह सबसे बड़ा उनका फाइटिंग जहाज़ था मैसूर, उसको भी बॉम्बे हार्बर के दरमियान मर्चेंट शिप के दरमियान कर दिया कि ये कहीं तबाह ना हो जाए। पूरी जंग गुजर गई, एक जहाज इंडिया का बाहर लड़ने नहीं आया। ये कौन सा जज्बा था, ये कौन सी ट्रेनिंग थी कि 4 गुना बड़े के घर पहुंच के और उनको ललकार रहे हैं कि आ जाओ। अब जहां तक के ऑपरेशन सोमनाथ का है, 7 और 8 तारीख की दरमियानी रात को ये पूरा फ्लोटीला, पूरा फ्लीट अंडर द कमांड ऑफ कमोडोर ये थे SM अनवर। ये हमारे यासीन अनवर साहब थे ना, जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उनके वालिद ये थे फ्लीट कमांडर। फ्लीट कमांडर वो होता है कि जो पूरे फाइटिंग फोर्स का बॉस होता है। ये उसमें पूरे जहाज़ों को लेकर और चले कराची से। यहाँ कराची से निकलने का टाइम था सुबह 8 बजे। जज्बा और जो वलवला था वो ऐसा था कि वक्त से पहले ही 2 घंटे पहले ही निकल गए सब। ये अजीब सी बात है, मिलिट्री में ऐसा नहीं होता, अगर कहा है 8 बजे तो 8 बजे ही जाएंगे। ये सब के सब 2 घंटे पहले ही निकल गए और रात के 12 बजे कहाँ पहुँचे? द्वारका के पास। अब हर मुल्क का अपना एक, जिस तरह ज़मीन पे बॉर्डर होता है, समंदर पे भी बॉर्डर होता है। तो वो उनकी ज़मीन से 10 मील समंदर की तरफ उनका बॉर्डर है, वहाँ कोई नहीं आ सकता। जैसे ज़मीन की बॉर्डर होता है, नहीं आ सकता। हम वहाँ पहुँचे और 10 मील छोड़ 5 मील और अंदर चले गए। अब सिर्फ उनकी ज़मीन 5 मील रह गई। सारे जहाज़ों को तरतीब दी गई और बोला गया कि जैसे ही ऑर्डर फायर होगा, तमाम जहाज़ एट वन टाइम विल फायर। और एक और बड़ी अजीब सी बात बताऊं, वो आर्मी और एयरफोर्स दुनिया की कोई भी हो, उससे बड़ा डिफरेंट काम करती है नेवी। वो कैसे? नॉर्मली क्या होता है आर्मी में, पहले एक जूनियर आदमी होता है जवान, उसके बाद फिर कोई एक अफसर होता है, फिर ज़रा जितने लोग बड़े होते हैं वो पीछे हेडक्वार्टर में होते हैं। दुनिया की सारी नेवी कैसे लड़ती है? सबसे फ्रंट शिप पे सबसे बड़ा अफसर होगा। सबसे बड़ा अफसर जो फ्लीट का था वो उसी जहाज़ पे वहीं मौजूद था। तो जो ख़तरा एक आम सिपाही को था, वही ख़तरा एडमिरल साहब को भी, कमोडोर साहब को भी था। ये एक नेवी का अजीब है तरीका लड़ने का, यानी ये दैट इज़ हाउ दे फाइट। एनीवे, तो नहीं सर, दुनिया में हर जगह यही है, हर जगह यही है। तो फिर मैं आपको ये बता रहा था कि रात के 12 बजे या 12:05 पे तो ये ऑर्डर हुआ फायर। ये 7 जहाज़ थे, सारे जहाज़ों ने 50-50 गोले वहाँ दाग दिए और जो चीज़ सामने आई उसको तबाह बर्बाद कर दिया। आपके सुनने वाले यहाँ पर या बाद में जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो कहेंगे भाई गोला कितना बड़ा था, क्या छोटी टीटी का तो नहीं था? तो एक गोला 120 पाउंड का, 120 पाउंड का एक गोला था। और इससे भी मज़ेदार बात जो शायद आपने कभी ना सुनी हो, हर गोले के पीछे जो है, आपको ऐसा होता है ना, गोला बड़ा सा लोड करते हैं, हर गोले के पीछे लिखा था, क्या लिखा था? इंडियन ऑर्डिनेंस। 1947 में ये गोले हम अपने साथ लाए थे और ये सोच के रखे थे कि वापस वहीं फेंक के आएंगे। ये सारे गोले 3,500 pounds of ammunition was dumped into that place। 50 गोले सब ने मारे और 7 जहाज़ों से, कितने हो गए? 350 हो गए सर, 350। तो ये किया और उससे जो कुछ हुआ वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप कहें कि भाई और क्या हुआ? भाई ये तो हो गया, तबाह हो गया, रडार स्टेशन तबाह हो गया, मोराल नीचे आ गया। जैसे ही जंग ख़त्म हुई, उनकी पार्लियामेंट ने चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ एयरफोर्स और मिनिस्टर साहब को बुला लिया, तशरीफ़ ले आइए, ज़रा आपकी कारकर्दगी देखें। चाय पिलाने थी, बड़ी पार्टी थी, क्या थी? जी सर, बड़ी ज़बरदस्त पार्टी थी।
जैसे आप किसी से नाराज़ होते तो उसको चाय पे बुलाते थे, ये वैसे ही चाय थी। उन्होंने कहा ये बताइए जनाब चीफ ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स साहब कि ये हमने आपको पैसे किस लिए दिए थे, ये हवाई जहाज़ और ये पानी के जहाज़, ये फाइटिंग शिप और ये सब आपको काय को दिए थे, ये बताइए। तो सारी बात है, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा आपसे 4 गुना कम नेवी उनकी है, घर आके आपको मार के चले गए, इतना बड़ा कैरियर रखा हुआ है, इतने बड़े जहाज बड़े बड़े रखे हैं, उनसे 4 टाइम बड़े हैं आप। तो उनकी बेतहाशा इज्जत अफजाई हुई। जैसे सर ने भी कहा कि ये किस किस्म की चाय पिलाई गई, और वैसी चाय पिलाई कि उसके बाद कुछ ही दिनों बाद नेवी के चीफ को फायर कर दिया गया। ये उनका उस लेवल पे था मामला। लेकिन उससे उन्होंने एक सबक भी सीखा। हमारे बर्र सगीर में जितने लोग हैं, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वो, उनके यहाँ बिकॉज फॉर द गुड रीज़न, जब डिफेंस बजट एलोकेट होता है तो सबसे बड़ा आर्मी को जाता है, फिर एयरफोर्स को और फिर नेवी को। दिस इज़ नॉट ओनली टू पाकिस्तान, एवरीवेयर इट इज़ द सेम, बिकॉज आर्मी इज़ अ बिग सर्विस, फिर एयरफोर्स हमसे बड़ी है। तो उन्होंने ये सबक सीख लिया, और आइंदा आने वाले कई सालों तक, जो 10 साल से ज़्यादा थे, उन्होंने अपनी इंडियन नेवी का बजट सबसे बड़ा किया और उसको कंटिन्यू रखा, और बहुत बड़ी नेवी उन्होंने बनाई। अब दोबारा फिर उसी लेवल पे आ गए। तो मेरा मकसद ये सारा बताने का ये था कि जज्बा, ट्रेनिंग, प्रोफेशनलिज्म, और उस सब के बाद अल्लाह ताला पे बिल्कुल भरोसा, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ जज्बा उस वक्त था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है और आइंदा भी यही रहेगा जब भी ज़रूरत पड़ी। तो आप लोगों को किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्राम चूँकि 6 सितंबर वाला है, मैं ये भी एक बात आपको मज़े की बता दूं कि एक्चुअली 6 सितंबर को पाकिस्तान नेवी में 2 नए जहाज़ इंडक्ट हो रहे हैं। वो तकरीबन 2:30-3 बजे की बात होगी। तो एक टर्किश है और एक और दूसरा है सर। जी सर। तो ये जहाज़ भी हो रहे हैं। और एक और अच्छी बात बता दूं ज़रा आप लोगों को, आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी टू नो, हमने तो जो जहाज़ जिन पे लड़ा वो तो कम से कम 40 से 45 साल पुराने थे या नए थे। आज पाकिस्तान नेवी की फ्लीट जो है, सरफेस फ्लीट, 90% इज पन्नी पैक 0 मीटर। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैड नॉट इवन ड्रीम में मेरे कभी नहीं आता था कि कभी नेवी हमारी ये भी होगी। एज फार एज टुडे इज कंसर्न, more than 85-90% are brand new ships and they are comparable to any ship in the world. किसी भी मतलब अपनी टक्कर के जो जहाज़ हैं उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम में हम 1965 में बरी फ़ौज से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।